जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और भाई आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। और इससे पहले जो दोस्तों हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने दोस्तों फिजिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था भाई। और यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सबसे पहले आप लोग फिजिक्स वाली क्लास को जरूर देख लेंगे, ठीक है भाई। और जिसने भी फिजिक्स की क्लास नहीं देखी भी, मात्र हमने आप उसको उसमें टोटल 1 से लेकर उस बुक में आपके 55 क्वेश्चंस दिए गए थे। और ये बुक भी आप देख पा रहे हो भाई, ये आपके रोजगार विद अंकित अंकित भाटी सर जी की बुक का ये सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, जो कि भाई बहुत ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए ये बुक। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज करेंगे। और भाई दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इस बुक में आपको सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको 2019 और आपके 2020, 21 और भाई 2023 और साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट एग्जाम 2024 में हुआ था, इन सभी के क्वेश्चंस आए हुए इस बुक में आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको लगभग जो आपके पिछले 4 से 5 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं एसएससी जीडी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस इस बुक में समाहित दिए गए हैं। तो काफी अच्छी बुक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारी दोस्तों काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं, तो भाई हम अंतिम चरण पर चल रहे हैं और जल्दी ये बुक आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में शेयर करेंगे, ताकि भाई सभी लोग इस क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन तरीके से कर सके। तो भाई जैसे मैंने आपको फिजिक्स में अच्छे से समझाया था, सारी चीज़ों को भाई अच्छे से क्लियर किया था, तो वैसे ही आज हम दोस्तों आपसे केमिस्ट्री में चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। और भाई इस केमिस्ट्री में लगभग आपके अभी 55 क्वेश्चन नहीं है, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो लेकिन आज की यदि मैं बात करूंगा तो मैं आपको आज 1 से लेकर 55 तक के क्वेश्चंस ही आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है भाई। और बाकी के जो आपके शेष क्वेश्चंस रह जाएंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। और जिसको जो भी पीडीएफ चाहिए तो इसको पीडीएफ के लिए भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके ज्वाइन करके जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों हमारा 6वां चैप्टर है भाई। दोस्तों इससे पहले हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं भाई आपके सामान्य ज्ञान की बुक के। तो आज अब रसायन विज्ञान आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है भाई। तो रसायन विज्ञान के भाई चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता हुआ, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़कर भाई आंसर जरूर करेंगे भाई, क्या इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, आपका पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें सही से क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो ये पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई और क्वेश्चन को बताएंगे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। और भाई आप देख भी पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम 2024 में हुआ था, 26 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जलीय प्राणी को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। भाई जलीय प्राणी का मतलब होता है कि जो जीव जंतु आपके जल में रहते हैं वो पानी के अंदर सांस को कैसे लेते हैं, भाई उनको किस चीज की आवश्यकता होती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है घुलित H2S, घुलित नाइट्रोजन, घुलित ऑक्सीजन, भाई घुलित CO2। भाई आप हमें ये बताओ, हम जीवित रहने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है। भाई आपको सर ऑक्सीजन। तो चाहे वो आपका जानवर हो या कोई आपका जीव हो, उसको भी तो ऑक्सीजन ही तो चाहिए। अब जैसे इसमें बोला है कि जो जल के अंदर रहेंगे, तो जल के अंदर जो रहेंगे तो भाई जल में क्या होता है, जल का यदि मैं आपसे फॉर्मूला भी पूछूंगा तो आप कहोगे सर H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो और भाई ऑक्सीजन। तो इसमें भी देखो O से क्या आया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन हमारे शरीर में आपको मौजूद होती है, चाहे आपका जीव जंतु हो, कोई भी हो, सांस लेगा तो भाई उसको क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की उसको जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहां से देखो सीधी सी बात है, कोई भी ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है भाई, ये तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कोई लेगा, तो क्या कहोगे सर ऑक्सीजन लेगा। तो यहां पर देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन वाला ही ऑप्शन आपको करना है, तो क्या कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी मेरा लाइन आप टिक कर देना कि सर घुलित ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो भाई यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो घुलित ऑक्सीजन, तो भाई एकदम सही आंसर है आपका घुलित ऑक्सीजन। क्या कह सकते हैं भाई, जल में घुलित ऑक्सीजन से जलीय प्राणी पानी के अंदर सांस लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन था और बेहद आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो पॉइंट आपको दिया गया है कि घुलित ऑक्सीजन को किस विधि के द्वारा मापा जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था कि जलीय जीव प्राणी जल में किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपने बता दिया कि घुलित ऑक्सीजन।
अब आपसे यदि सपोज 2025 के एग्जाम में आने वाले एग्जामों में यदि आपको यही क्वेश्चंस पूछ दे कि बताएगा कि घुलित ऑक्सीजन को किस विधि के द्वारा मापा जा सकता है, तो क्या कहोगे सर आप? वो विंकलर विधि है। कौन सी विधि है? तो विंकलर विधि, इसको काफी हाईलाइट कर दे रहा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है भाई, तो आप इसको याद रखना। भाई याद रखना मेरे दोस्त कि घुलित ऑक्सीजन को किस विधि के द्वारा मापा जाता है, तो आप कहोगे सर विंकलर विधि के द्वारा मापा जाता है। न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन की जो दर होती है वो 4 mg प्रति लीटर, भाई 4 mg प्रति एल, भाई ये होती है भाई आपकी न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन, इसको भी याद कर लेना। इस परीक्षण को करने से, कौन से परीक्षण को? ये विंकलर विधि परीक्षण को करने के लिए मुख्य यौगिक कौन कौन से चाहिए? जैसे कि एजोइड होना चाहिए, आयोडाइड होना चाहिए, स्टार्च का घोल होना चाहिए, और साथ ही साथ सोडियम थायोसल्फेट होना चाहिए। तो भाई इससे क्या है भाई, इससे आपकी विंकलर विधि मापी जा सकती है। यानी इस परीक्षण को करने के लिए इन सभी यौगिकों क्या होते हैं भाई? यौगिक जो होते हैं वो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं भाई, यानी कि इन सभी चीजों का हमें क्या चाहिए भाई? यौगिक चाहिए या पदार्थ चाहिए। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। परम शून्य ताप इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। भाई देखो परम शून्य ताप जो आपका होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के कण क्या करने लगते हैं? वो कौन सी क्रिया करते हैं? विखंडित हो जाते हैं, यानी कि टूटकर अलग हो जाते हैं, प्रकाश की चाल की जितना गति करते हैं, या निश्चित स्थितियों में वो कंपन करने लगते हैं, या वो अपनी गति करना ही बंद कर देते हैं। तो मेरे दोस्त परम शून्य ताप, भाई सीधी सी बात है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन में, जिससे आप क्वेश्चन को याद कर सको। अब भाई कोई व्यक्ति है यदि वो शून्य हो जाएगा, तो भाई वो तो बिल्कुल शून्य यानी कि जीरो हो जाएगा, उसका शरीर बिल्कुल लुंज पुंज हो जाएगा, भाई उसका शरीर काम ही नहीं करेगा। तो क्या कहोगे सर? गति करना ही बंद कर देंगे। तो यही स्थिति आपकी अणु में भी होती है कि परम शून्य ताप पर भाई अब आप हो, जैसे मान के चलो कि यदि मैं आपके अंदर से मैं यदि ब्लड निकाल लूंगा, तो ज्यादा यदि मैं ब्लड निकाल लूंगा तो भाई आप शून्य हो जाएंगे, फिर आपका शरीर जो है ना वो काम करना बंद कर देगा, ऐसी खाट पर पड़े रहोगे। तो वैसे ही कंडीशन इसमें भी है, यदि आप शून्य रहोगे तो भाई आप गति करना बंद कर दोगे। तो भाई शून्य से याद रखो कि भाई गति बंद हो जाएगी, भाई ऑप्शन नंबर डी। याद हो गया ना भाई? कोई दिक्कत भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखो भी कह रहा है कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि मान लो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइएगा कि परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, ऑप्शन में देगा 0 केल्विन या मान के चलो 0 केल्विन दे देगा या -273 डिग्री सेल्सियस देगा, दो में से एक देगा। ऐसे ही आपको और भी दोस्तों पॉइंट ऑप्शन दे सकता है, 0 केल्विन, 10 केल्विन। तो भाई ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखो परम शून्य, जब शून्य आया है तो भाई जीरो ही तो होगा, जब शून्य आया है तो भाई जीरो ही होगा, तो 0 केल्विन बताना है। यदि 0 केल्विन ना दिया जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस आपको बता देना। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो -273 बताना है, और नहीं तो आप जीरो बता सकते हो, 0 केल्विन। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। भाई गणित में आप लोगों ने 3, 4, 5 पढ़ा होगा, इसको त्रिक बोलते थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी त्रिक है, जिसमें आपकी 3 अवस्थाएं आती हैं। जानते हो कौन कौन सी? एक तो आपका ठोस आता है, पदार्थ की दोस्तों वैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। यदि मैं आपसे बोलूं कि सर पदार्थ की चौथी अवस्था भी तो होती है, जी हाँ, पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा को कहा जाता है। लेकिन जो पदार्थ की जो मुख्यतः 3 विशेषताएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, वो आपको 3 ही बतानी है, ठोस, द्रव और गैस। अब यदि आप कहोगे सर ये चौथी वाली जो आपकी जो अवस्था है वो कब पूछी जाती है, तो भाई वो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे खुद बोलेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तब आपको प्लाज्मा बताना है। ठीक है भाई, वैसे आपको मुख्यतः 3 ही बतानी है। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि जो पदार्थ जल पे तीनों अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें अवस्था परिवर्तित नहीं करती है, जिसके पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, और यहीं पर दोस्तों क्या होता है भाई? परम शून्य ताप हो जाता है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं परम शून्य ताप से यदि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बताए, यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में बना तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बस आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज क्लास आपने देख ली तो बस अब एग्जाम हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं करना है, इसका रिवीजन भी करना है। भाई मेन तो रिवीजन ही है कि आपने इस क्लास का कितने बार रिवीजन किया है, और बाकी आप लोग जिस भी पॉइंट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, और भी अपना एक्स्ट्रा करके चलना, इसी बुक के भरोसे ही मत रहना, अपना थोड़ा सा और भी दोस्तों पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, तो बाकी भी क्वेश्चंस को आप अपने जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे हो करते रहना अच्छे से।
आगे देखो कह रहा है कि किसी पदार्थ का रिक्त स्थान वह तापमान और दाब होता है जिस पर गैस के पदार्थ उस पदार्थ के तीन चरण होते हैं, गैस में गैस, द्रव और ठोस। तो ऊष्मागतिकी साम्य एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मैंने क्या बताया था? जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था परिवर्तित है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। तो भाई यही तो देखो मैंने अभी बताया, तो यही देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, उसी से तो आया था भाई। देखो 2024 में ही आया, तो क्या कहोगे सर? आपको सर त्रिक बिंदु कहेंगे, अभी तो आपने बताया था। तो भाई आ गया ना त्रिक बिंदु, याद रखेंगे ठोस, द्रव, गैस इज इक्वल टू त्रिक बिंदु, ऐसे याद रखो। आगे देखो भाई, त्रिक बिंदु का मान मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। और त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था ये भी पूछा। भाई इन दोनों के इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे दोस्त 2025 एग्जाम के लिए, दोनों के इंपॉर्टेंट लगा लेना कि त्रिक बिंदु का मान कितना होता है। तो क्या कहोगे भाई? 273.16 केल्विन। क्या बताएंगे? 273.16 केल्विन। यदि मैं बात करूं कि त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो भाई वो थे जोहान वोल्फगैंग डॉबराइनर। कौन थे भाई? आप कहोगे सर इनका मैं नाम कैसे याद रखूंगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, इनको नाम याद रखने का भाई एक ही तरीका है। आप इनके तीन वर्ड, तीन नाम या तीन जैसे भाई तीन पॉइंट हैं, जोहान, वोल्फगैंग और डॉबराइनर। आपको जो शब्द सरल लगे बस वो याद कर लो। जैसे कि मुझे लगता है कि वोल्फगैंग आपको बताना सही रहेगा, तो बस इनका ये नाम याद रखो, बस एग्जाम में आपके आएगा तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? वोल्फगैंग ने किया था। वल्फ, वल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया होता है। तो वैसे आप इसको ट्रिक में बना सकते हो कि ट्रिक शब्द का प्रयोग वोल्फ गैंग। तो भाई गैंग अभी आपने लोगों ने देखा होगा बहराइच में जो चल रहा है वो भेड़ियों वाला केस बहुत ज्यादा चल रहा है। तो भाई वो जो भेड़िए हैं अभी उनके भी गैंग बना हुआ था, उनमें भी सरदार हुआ करता था भाई। कुछ भेड़िए पकड़ लिए गए, कुछ को अभी सर्च जा रही है। तो भाई गैंग है ना, तो यानी कि भाई क्या है कि भेड़ियों का गैंग है। तो त्रिक को क्या बनाएंगे भाई? त्रिक से याद रखोगे भाई तीन भेड़ियों का गैंग है। त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? त्रिक यानी कि तीन भेड़िए, वॉल्फ, वॉल्फ गैंग। याद हो गया भाई? याद हो गया भाई। ट्रिक देखो कुछ भी हो, हमें बस काम करना कि हमें जैसे चीजें याद हो जाएं, चाहे जैसे याद हो, चाहे ट्रिक से याद हो, चाहे वो ऑलरेडी हमें पहले से आती हो, या भाई कैसे भी याद कर लो, बस याद होना चाहिए बस। ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। चलिएगा आगे चलो। अगला क्वेश्चन आता है भाई क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो इस तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा भाई। देखो रासायनिक सूत्र भी याद कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उनको लिख लेना भाई, ठीक है। जैसे कि आपके 2024 में ही 27 फरवरी को आया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। भाई देखो बेरियम को आपसे मैं यदि पूछूं कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे, तो काफी लोग कहेंगे सर हम बेरियम, भाई बेरियम आ रहा है ना तो भाई इसको बी आर बता देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बेरियम बी आर किसका? भी ब्रोमीन का होता है। यदि मैं बी आर की बात करूं तो भाई आपको सर ये होता किसका है? तो आपको सर ये तो ब्रोमीन का इसका जो प्रदर्शित करते हैं ब्रोमीन को। यदि मैं बेरियम की बात करूंगा तो भाई बेरियम को बी ए से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बेरियम और ब्रोमीन को लेकर। तो ब्रोमीन का बी आर होता है और बेरियम का बी ए होता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्या हुआ? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है BaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर इसका रासायनिक सूत्र होता है BaOH का होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का होल ट्वाइस। तो OH क्या होता है भाई? ये होता है आपका हाइड्रोक्साइड। तो वही तो दिया गया भाई VaOH का होल ट्वाइस। याद हो गया भाई? कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई अभी देखो आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड का याद हो गया भाई। अब देखो आपको कौन कौन से रासायनिक सूत्र आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि धावन सोडा, ये बहुत पूछा जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका वो तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो भाई इसको बोलेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बोलेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। विरंजक चूड़, भाई इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं CaOCl2। क्या बोलेंगे भाई? CaOCl2। ये व्यंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं भाई खाने वाला सोडा। इसी को क्या कहते हैं भाई? खाने वाला सोडा। सपोज एग्जाम में यही दे दे कि बताइए खाने वाले सोडे का नाम क्या है, तो ये बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। तो भाई खाने वाले सोडा का रासायनिक होता है, इसको बोलते हैं सोडियम NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा को हम क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका धावन सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। याद हो गया भाई? सुहागा, सुहागा को बोलते हैं कि Na2B4O7 10H2O। भाई इसको याद कर लेना भाई सुहागा। ग्लोबर लवण, इसको बोलते हैं Na2SO4 इंटू 10H2O। क्या बोलेंगे भाई? ये सोडियम सल्फेट होता है आपका Na2SO4 इंटू 10H2O। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम के लिए मतलब स्पेशल पॉइंट है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत अच्छे। आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब अगला कह रहा है कि H2 किसका? भाई ये देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछा भाई। मैं आपको बता रहा हूं
कि जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें भाई किस किस मतलब तत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं वो याद कर लेना भाई। 1 सेकंड में याद हो जाएंगे आपको सारे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 से 2 बार मेंडलीव की आवर्त सारणी देखनी है, याद नहीं करनी है, केवल आपको देखना है। अब भाई बताओ, ये देखो क्या पूछा था, H2 को किस तत्व का आणविक सूत्र है भाई। H2 किसको बोलेंगे भाई, ये तो हमसे पूछा भाई, हम बता देंगे तुरंत, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, सल्फर को S बोलते हैं, सीसा जिसको लेड क्या बोलते हैं भाई, आपको सर Pb बोलते हैं इसको, और प्लेटना, प्लेटना अभी प्लेटना ये गाड़ी नहीं है, नहीं तो आपको सर प्लेटना गाड़ी आ गई, इसको प्लेटिनम बोलते हैं, ठीक है भाई, प्लेटिनम बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है भाई, आपका H2 से इसको हम डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपका जो सोडियम होता है Na होता है, ब्रोमीन आपका Br होता है, क्लोरीन आपका Cl होता है भाई। ऐसे ये जो पॉइंट है ना, इनको भी प्रतीक है इनके, ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 मिनट में आप पूरी मेंडलीव आवर्त सारणी अपने माइंड में छाप लोगे भाई। अब देखो यहाँ से मैं कौन कौन से बताना चाहता हूँ भाई। देखो हाइड्रोजन को H हो गया, सीसा लेड यानी कि Pb हो गया, सल्फर को S, मरकरी इसी को दोस्तों याद रखो, इसी को हम पारा भी कहते हैं, और पारा यानी कि Hg, Hg कहते हैं मरकरी यानी कि पारा। लोहा, लोहा को भाई Fe कहते हैं, क्या कहेंगे भाई, Fe। और वैसे ही दोस्तों आपका एंटीमनी, एंटीमनी को हम बोलते हैं सुरमा, इसको क्या बोलेंगे भाई, आपको सर Sb, Sb बोलते हैं भाई सुरमा, ठीक है भाई। सोना, भाई सोना को बोलते हैं Au, कभी सोना को गोल्ड करके जी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। Au होता है सोना का, उसी प्रकार से सिल्वर का Ag होता है भाई, ये दोनों याद रखेंगे, सोना Au होता है, सिल्वर Ag। और कैडमियम की छड़ होती है, तो इससे आपका इटाई, इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की छड़, तो ये Cd से इसको हम करेंगे भाई, ठीक है। कैडमियम की जो छड़ होती है, कैडमियम यानी कि कैडमियम को मैं किससे डिनोट करूंगा, तो आप कहोगे सर इसको Cd से डिनोट करेंगे भाई। कोई दिक्कत किसी को भाई, याद हो गया भाई, चलिएगा बहुत अच्छे। ये आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको भाई येलो बुक में पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको ये येलो बुक में केमिस्ट्री में बताया था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है शुष्क बर्फ को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये तो हम शुष्क बर्फ को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है कि शुष्क बर्फ को यदि मैं गर्म करने पर यह ठोस के रूप में सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। यदि मैं शुष्क बर्फ को गर्म करूंगा तो भाई तुरंत वो उड़ जाएगी, गैस बनकर तुरंत उड़ जाएगी वो। अब यहाँ पर बोला कि रासायनिक यौगिक है, जैसे कि आपका दिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो सामान्यता नाम होता है वो तो शुष्क बर्फ होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो यानी कि CO2, ये तो भाई सभी को पता होगा कि CO2 होता क्या, तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है जिसको बोला जाता है भाई सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, क्या कहोगे भाई NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट के इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और जिसको आपका कैल्शियम होता है भाई चौक, चौक जिसको बोलते हैं भाई, आपने देखा होगा जिसको खड़िया भी कह देते हैं, जो बोर्ड पर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर तो चौक का यूज करते हैं, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अमोनियम क्लोराइड भाई जिसको बोलते हैं NH4Cl। अब मैं आपको बात बताऊंगा, जो NH3 होता है ये क्या होता है भाई, ये आपका अमोनिया होता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये तो होता है आपका अमोनिया, और NH4 कर देने से ये अमोनियम बन जाता है। ये क्या बन जाता है भाई, अमोनियम बन जाता है। इसको क्या कहेंगे भाई, NH4 से अमोनियम बनता है। तो NH4 में Cl लगा देने से ये नौसादर, इसका सामान्य नाम क्या है भाई, आप ये तो रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका सामान्यता क्या नाम है, नौसादर NH4Cl। लाफिंग गैस जिसको भी नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, लाफिंग गैस, इसका फॉर्मूला होता है N2O। मार्स गैस जिसको मीथेन भी बोला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। भाई CH4 याद रखना भाई, मीथेन इसको कहा जाता है। समझ गए ना मेरे दोस्त, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले सकते हो, यदि आपको ये चीजें ऑलरेडी पता हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र में उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा, या इसी को कहते हैं धावन सोडा, इसी को हम बोलते हैं धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल में किसका यौगिक होता है, तो भाई इसमें होता है सोडियम का यौगिक। किसका होता है, सोडियम, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप कहो सर इसको हम बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। यही तो होता है धावन सोडा का सूत्र, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो क्या आया, ये सोडियम आया, तो सोडियम कार्बोनेट आया।
कार्बन नहीं है, कार्बन ओनली सी से डिनोट करते हैं, ये कार्बोनेट है। तो ना तो ऑक्सीजन है ना ही इसमें कार्बन, तो क्या कहोगे हाइड्रोजन, तो सोडियम आप कहोगे सर, सोडियम इसका बिल्कुल सही है। सोडियम आवर्त सारणी के प्रथम समूह में देखो आवर्त 3 और एस ब्लॉक में आता भाई, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, आप लोगों ने ये तो सब पढ़ा होंगे ना, तो वही है। यदि मैं आपको सोडियम का मॉस पूछूंगा, द्रव्यमान संख्या 23 होती है, परमाणु क्रमांक भी याद कर लेना भाई, परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक वैसे ही आपका जो आपका परमाणु क्रमांक सोडियम है इसका कितना होता है भाई, 11 होता है। याद रखना भाई सभी लोग। आगे देखो भाई आधुनिक आवर्त सारणी में, अब ये देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, ये कितनी बार रिपीट हुआ, इसी बार मैं पूछ रहा हूं। आधुनिक आवर्त सारणी, मैंने आपसे बोला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको माइंड में छाप के जाना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज, क्षैतिज होता है एक ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी कि क्षैतिज का मतलब होता है कैसा भाई, ये इस प्रकार के आपसे पूछा है क्षैतिज, क्षैतिज पंक्तियां इस प्रकार की, ये आपका क्षैतिज, ये आपका ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से होता है। तो 36 पंक्तियां पूछी कितनी है। अब ये क्वेश्चन भी आप पहले देखो, ये देखो एसएससी जीडी 2024 फरवरी 2024, 1 मार्च को भी पूछ लिया 2024, उसके बाद 30 मार्च को, लेकिन ये 3rd शिफ्ट में पूछा, ये 2nd शिफ्ट में पूछा, ये 1st शिफ्ट में पूछा, लेकिन आया तो आपका सेम ईयर है और सेम एग्जाम में ही है। अब वो किस शिफ्ट में पूछेगा भाई, अब ये तो भाई किसी को पता नहीं है, ये कोई नहीं बता पाएगा कि किस शिफ्ट में आएगा, बट आएगा एग्जाम में। तो भाई इस बार भाई ये आपके 2025 के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, आपसे पूछ सकता है कितनी क्षैतिज है कितनी ऊर्ध्वाधर है, वो पूछ लेगा भाई, ठीक है। तो क्षैतिज में कितनी मेरे शेर, आपको सर 7 हैं, तो ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे दोस्त, नहीं तो कहो सर आपने बताया क्यों नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो मेरे दोस्त, काम आएगा। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। आवर्त सारणी किसने दी थी, तो आप कहोगे सर ये आवर्त सारणी का जो आविष्कार है ये किसने किया था भाई, आप कहोगे सर हेनरी मोसले ने। किसने किया था भाई, हेनरी मोसले ने इसका आविष्कार किया था आधुनिक आवर्त सारणी का। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व, अब भाई मैंने बात कर तू 18 ऊर्ध्व, अब जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, ये क्या होगा भाई, ये तो भाई क्षैतिज पूछा था, तो क्षैतिज में कितने बताए आपने, 7 है। यदि मैं यहीं पर कह दूं कि ऊर्ध्वाधर में कितने होंगे, ऊर्ध्व में, तो ऊर्ध्वाधर में कितने होंगे, तो आपको सर ऊर्ध्वाधर में आपके 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, यही तो दिया भाई, क्षैतिज का याद हो गया सभी को 7। और मैं कह रहा हूँ इस बार मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इस बार एग्जाम में ऊर्ध्वाधर पूछेगा भाई, ऊर्ध्वाधर पूछेगा। तो ऊर्ध्वाधर यदि आपसे समूह पूछेगा तो भाई इसको भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। इस बार ऊर्ध्वाधर स्तंभ पूछ लेगा, क्षैतिज स्तंभ 7 हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ 18 है भाई, याद हो गया सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा भाई, और एक ही शिफ्ट में नहीं आएगा, ये कई शिफ्टों में पूछेगा, कई शिफ्टों में। तो ये आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है इनका समूह कितना भी 18 है, और क्षैतिज में कितना है, 7 है, क्षैतिज में 7, ऊर्ध्व में 18। याद हो गया भाई, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो में सारी चीजें याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए भाई। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, क्या एस ब्लॉक तत्व में कैल्शियम आता है या नहीं। सभी ज्ञात तत्वों में 68% से अधिक तत्व धातु हैं, ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई गई है। अब जब आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी तभी तो समझ में आएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है। तो आप कह रहे हो कि ए बी दोनों सत्य हैं, ए और सी दोनों सत्य हैं, और बाकी का ऑप्शन दिया गया कि ए बी सी तीनों सत्य हैं या केवल बी और सी है। तो क्या कहोगे सर, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, पहला और दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो पढ़ेंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व शामिल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और भाई याद कर लेंगे। इसको बोलेंगे, इसको मैं बता दूं, हालिना का, हालिना का, हालिना, हालिना का, हालिना, और बे का MgRb का कस SrFrB। तो इसकी कोई भी ट्रिक बना लेना भाई, ठीक है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है भाई, सबके ये भी देख लो, इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, बेरिलियम को Be से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से, काफी लोग P से लिख देते हैं, जबकि फास्फोरस P का होता है, पोटेशियम K होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, रुबिडियम Rb, कैल्शियम Ca, सीजियम Cs, स्ट्रोंटियम Sr, फ्रेंसियम Fr, बेरियम Ba, और रेडियम Ra। रेडियम Rd मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाए, Rd नहीं होता, Ra होता है, ठीक है भाई। चलेगा, तो ये भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इतने का पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। एस ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें शामिल है ये लोग। आगे कह रहा है कि ज्ञात तत्वों में आपका 78% से अधिक जो तत्व हैं ये आपके धातु हैं,
और ये आवर्त सारणी में बाईं ओर से दिखाई देते हैं, मतलब बाई यानी कि लेफ्ट साइड से दिखाई देते हैं। भाई हाली ना का रबकस स्वर बेमक्का सरबारा है ना, तो ये हाली ना का रब कस, तो ये ऐसे लिखे होते हैं ना इस प्रकार से, तो ये बाईं ओर है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट होगा, तो ये लेफ्ट साइड हमें दिखाई देते हैं, ये चीज़ वो कह रहा है। आगे कह रहा है कि डी ब्लॉक तत्व समूह जो कि 3 से 12 के बीच आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्व जो है ये आपके किस बीच में पाए जाते हैं, तो 3 से 12 बता देना है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम और क्या कहते हैं, इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने के लिए पूछा जा सकता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे सर, संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तत्व कह रहा है कि एक एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक का तत्व कौन सा, भाई देखो एस ब्लॉक में मैंने अभी आपको बताया, एस ब्लॉक के तत्व आप लोगों ने पढ़े भाई, क्या क्या था भाई, आपको सर लिथियम सोडियम बेरिलियम और क्या था रूबिडियम, तो यही तो हमें दिया गया है। देखो ऑप्शन में भाई क्या पूछा है, आप कहोगे सर हमसे एस ब्लॉक का तत्व पूछा है, तो एस ब्लॉक के तत्व में क्या आ गया, आपको सर रूबिडियम आ गया, अभी आपने बताया, तो यही तो देखो पूछ लिया 26 फरवरी 2024 को। इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, इनके जितने भी तत्व हैं वो जिस ब्लॉक में आते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। आप पूरी आवर्त सारणी को याद कर लो, और मैं भी गारंटी में कह रहा हूं कि यदि आप एग्जाम में जाओगे तो आवर्त सारणी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। या तो वो एस ब्लॉक के तत्व पूछ लेगा कि एस ब्लॉक में निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व हैं, डी ब्लॉक में से निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व हैं, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, तो रूबिडियम आपको बता देना, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं बात करूं तो ये होता है NH1 और NH2। क्या होता है, NH1 NH2। यदि मैं इनके वर्गों की संख्या की बात करूंगा तो इनके वर्गों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। एक तो होता है क्षारीय धातुएं और एक होता है क्षारीय मृदा धातुएं। भाई देखो क्षारीय धातु में आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और आपका FR, ये दोस्तों आपके आ जाते हैं। और वर्ग 2 में आपके क्षारीय मुद्रा जैसे आपका BE Mg कैल्शियम और ये आपका SR BA और RA, ये सभी आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आप जो आपकी आवर्त सारणी है ये आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लेना, तो आपके पास पूरी आवर्त सारणी अच्छे से सेफ बनी रहेगी। और इसको अपने वॉल में या दीवार में अपने सामने जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल पे कहीं पर भी आप दीवार वगैरह में लगा सकते हो, जिससे आपकी नज़र जाएगी तो आप उसका रिवीजन जो है अच्छे से कर पाओगे, है ना भाई। तो ये याद कर लेना मेरे भाई, मेरे कहने से। अब देखो इसमें देखो क्या पूछ लिया, इसमें भी देखो 2024 में ही दोस्तों एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि बताइएगा कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का हिस्सा, मतलब पी ब्लॉक का कौन सा तत्व है। तो पी ब्लॉक में कौन सा आता है, तो आपको सिर्फ पी ब्लॉक में ऑक्सीजन आ जाता है। पी ब्लॉक में क्या आता है भाई, ऑक्सीजन आ जाता है। इसमें यदि मैं तत्व या समूह की बात करूँ तो इसमें 13 से 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं भाई, 13 से 18 तत्व समूह होते हैं पी ब्लॉक के तत्व में। देखो पी ब्लॉक का भी पूछ सकता है, एस ब्लॉक का पूछेगा, डी ब्लॉक का भी पूछ सकता है। और यह एक ऐसा अकेला ब्लॉक है, यह अकेला ब्लॉक है जिसमें धातु और अधातु और साथ ही साथ उपधातु, भाई धातु में एक तो धातु होगा, अधातु होगा और उपधातु होगा, ये तीनों मौजूद हैं। ये मात्र एक ऐसा ब्लॉक है। अब यदि मैं आपसे बात करूं, यदि एग्जामिनर आपको यहाँ पर यदि थोड़ा सा घुमाना चाहेगा, वो कैसे घुमाएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा वह कौन सा तत्व समूह है जिसमें धातु और अधातु और साथ ही साथ उपधातु भी मौजूद है, मतलब धातु कौमा अधातु तथा उपधातु मौजूद है। वह कौन सा तत्व समूह है जिसमें धातु अधातु तथा उपधातु मौजूद है। आपको ऑप्शन में दे देगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या इनमें से कोई नहीं, तो आप इसमें क्या होगे भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं कि वह मात्र एक ऐसा ही तत्व समूह है पी ब्लॉक, इसको भी याद रखो, ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है भाई, ये क्या भी पी ब्लॉक तत्व है जिसमें आपके धातु अधातु और उपधातु तीनों मौजूद हैं। याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको यहाँ पर फांस देगा भाई, बिल्कुल बता रहा हूँ, एग्जामिनर फांस देगा। तो इसको याद कर लो, धातु अधातु उपधातु ये आपके पी ब्लॉक में है। रेडियम आर्य आवर्त सारणी के समूह नंबर 2 का छठवां तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक, रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 याद रखना, और इसका परमाणु भार 226 है। परमाणु भार कितना मेरे दोस्त, आप कहोगे 226। यदि मैं सिल्वर चांदी यानी कि Ag की बात करूं तो Ag यानी कि चांदी का परमाणु क्रमांक 47 और परमाणु द्रव्यमान 107.9 या लगभग हम 108 भी कह सकते हैं, 108 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिएगा उम्मीद करते पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा आगे चलो भाई, अगले क्वेश्चन। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था, रिक्त स्थान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर स्वीकार किया गया। समान गुणधर्म, मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या में स्वीकार किया गया। तो भाई ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला, तो आपको सर परमाणु संख्या। भाई मैंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या
नियम जो मौजूद थे तो आपको सर परमाणु संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण और उनके परमाणु की संख्या के ये आवर्ती फलन होते हैं। पदार्थ में एक मोल में मौजूद अणुओं के द्रव्यमान को ही हम एक मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। आगे चलते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक, देखो भाई हीलियम का परमाणु क्रमांक पूछा भाई, तो हीलियम को डिनोट किससे करते हैं मेरे दोस्त, आपको सर He से डिनोट करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, आप कहोगे सर इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2। भाई हाली नकर रबकस पर भाई बेमक्का सरबारा, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक पूछा भाई, परमाणु क्रमांक तो कितना होगा भाई, आपको सर 2 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो भाई 4 होगा, परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 2 परमाणु, और वो पूछेगा द्रव्यमान तो 4 बताना है। ठीक है भाई, चलिएगा। परमाणु संख्या क्रमांक Z किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु द्रव्यमान A परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। आगे चलते हुए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर वो गैस के अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है, तो भाई वो है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। हाइड्रोजन की आवर्त सारणी के प्रथम स्थान पर मौजूद है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम 2 होता है और ट्राइटियम 3 होता है, फिर टेट्रेटियम, ऐसे मतलब आगे बढ़ता जाता है, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, तो ऐसे आपके बड़े, ऑक्टा 8 होता है। ऐसे ही इसमें 3 समस्थानिक होते हैं आपके हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वैसे ही आपका कहा गया कि ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के आवर्त 2 में वर्ग 8 में इसका स्थान दिया गया है। इनको मतलब पूछे सकता है एग्जामिनर कि किस आवर्त सारणी में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है। गैस द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना हम सीधे ठोस में परिवर्तित होना, उसे क्या कहते हैं भाई, उसको वाष्पन नहीं कहेंगे कि वो सीधे मतलब ठोस में परिवर्तित, मतलब गैस को द्रव्य में परिवर्तित किए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित कर दोगे तो उसे भाई ऊर्ध्वपातन भी नहीं कहोगे, वाष्पीकरण भी नहीं होगा, निक्षेपण होगा भाई। क्या होगा मेरे दोस्त, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। और जो निक्षेपण होती है ये एक ऊष्मागत की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है मेरे भाई, आप कहोगे सर ऊष्मागत की प्रक्रिया है, और जिसमें कोई भी गैस ठोस बन सकती है, तो भाई इसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। मतलब गैस को जिसमें ठोस बनाया जाता है उसे निक्षेपण कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए वो सीधे वाष्प में मतलब बदल जाती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, यदि मैं कपूर को हाथ में लिए रहूंगा, उसको मैं धूप में खड़ा कर दूंगा, भाई कपूर भाप बनकर उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब उड़ गया। वैसे ही आपका नेप्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको याद रख लो, इसी को नौसादर भी कहते हैं, NH4Cl। वाष्पीकरण की मैं बात करूं तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वाष्पन, जिसको हम कम तापमान पर द्रव का वाष्प में क्या कर देते हैं भाई, द्रव का वाष्प में बदल देते हैं। और उसका बाद होता है क्वथनांक, जो कि आपके नियत ताप पर द्रव को वाष्प में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 5 मार्च को भी आया था और ये आपका 28 मार्च को भी पूछा है इन्होंने, ठीक है, और सेम शिफ्ट में पूछा है, चौथी ही शिफ्ट में। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब ताप व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यानी कि एक परिभाषा दी गई है, ये चार्ल्स का नियम है, बॉयल का नियम, अवोगाद्रो या गैलुशाक का नियम है। तो भाई ये तो बॉयल का नियम है, किसका भाई, बॉयल वान ठाप, चार्ल्स वान ठाप का नियम पड़ा होगा, तो वही है आपका ये बॉयल का नियम। बॉयल का नियम है कि गैस का दाब और ताप उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो यह आपका बॉयल का नियम है। तो इंपॉर्टेंट था, तभी तो ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है भाई, चलिएगा भाई आगे चलते हैं। गैलुशाक का नियम जानेंगे भाई, गैलुशाक का नियम आज अब की बार पूछा जा सकता है, तो याद रखना गैलुशाक का जो नियम होता है वो बस इतना याद रखो कि गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होगा, बस इतनी परिभाषा याद रखो, अब बाकी से कोई मतलब नहीं, कर लोगे आप। गैलुशाक का नियम स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बॉयल का नियम बताएंगे। आगे कह रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। भाई न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है, ये केवल किस तत्व तक लागू होता है, तो भाई वो है आपका ओनली कैल्शियम। कैल्शियम तक लागू होता है Ca। ठीक है भाई, कैल्शियम तक लागू होता है। ये 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था। भाई जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इन्होंने कब दिया था, अब ये भी पूछा जा सकता है। तो 1865 से 66 में इन्होंने ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया गया था। और इसके लिए जो तत्व था वो था आपका कैल्शियम, और इसमें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान का आधार पर इसको व्यवस्थित किया जाता है। और इसका जो नियम है वो आपके हर 8वां तत्व सबसे पहले तत्व के समान गुण रखता है, इसीलिए इसको अष्टक सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि लिथियम से 8वें तक
सोडियम Na के गुण लिथियम के समान होते हैं, यानी कि लिथियम का से लेकर आपका 8वां तत्व सोडियम, यानी कि इनके जो गुणधर्म है वो कैसे हैं, लगभग समान है। वैसे ही कैल्शियम की आवर्त सारणी में द्वितीय समूह का तत्व परमाणु क्रमांक 20 और इसके बाद परमाणु द्रव्यमान कितना, 40 है। ठीक है भाई, परमाणु द्रव्यमान क्या पूछेगा भाई, तो 40 बता देंगे। आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान यानी कि उसके परमाणु क्रमांक का जस्ट दो गुना कर दो, आ जाएगा। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक यदि 20 है तो परमाणु द्रव्यमान 20 दूनी 40। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 2 तत्व मौजूद हैं। भाई कितने हैं, ये आपके 2 तत्व हैं। कौन कौन से, एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम ये प्रथम आवर्त में आपके 2 तत्व आवर्त सारणी में मौजूद है। आगे चलो भाई, कह रहा है कि हीलियम जो होता है ये उत्कृष्ट गैसें होती है। हीलियम एक कैसी गैस है, तो ये एक उत्कृष्ट गैस है। आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले जो तत्व हैं वो आपके शामिल हैं, वर्ग 17, 18, 1 या 7, तो क्या कहोगे सर, वर्ग 18। वर्ग 18 हैं। उत्कृष्ट गैसों का जो परमाणु का बाह्य कोश होता है ये पूर्ण होता है, इसलिए इसमें अत्यंत निम्न अभिक्रियाशीलता पाई जाती है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस किन्हें कहा जाता है, कि उत्कृष्ट गैसों को ही हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन, ये सभी आपकी अक्रिय गैस होती हैं। उत्कृष्ट गैसें इन्हीं को ही बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। भाई देखो, कभी पूछ लेगा तत्व है, कभी पूछेगा तत्व नहीं है। तो भाई क्या नहीं है, भाई मैग्नीशियम नहीं है। भाई क्या होगा मेरे दोस्त, आपको सर मैग्नीशियम नहीं है। आगे देखो, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में आपके वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17, साथ ही साथ 18 तत्वों को रखा गया है। और इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो ये होता है NH2 NP1 से 6, NP1 से 6 हो जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात किए गए थे, तो भाई जब इन्होंने ज्ञात किया था तब इनके जो तत्व हैं वो 63 ज्ञात किए गए थे। कितने, 63 तत्व इन्होंने ज्ञात किए थे जब इन्होंने अपना कार्य इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर इन्होंने यूज किया था। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग, तो 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। भाई 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ये तब की बात हो रही जब ये बनाई गई थी। आगे चलते हैं, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं, निश्चित आकार और क्या कह रहा है भाई, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था में होती हैं, तो भाई ये आपकी ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं भाई, आप कहोगे सर ये तो ठोस अवस्थाओं में होती हैं। गैस क्या होते हैं भाई, गैस तो सभी को पता होगा कि इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि मार्स गैस, कोल गैस, मतलब गैस वाले जितने भी होंगे वो सारे होंगे, यानी कि गैसीय अवस्था में कणों की गति जो होती है वो अनियमित होती है और वो बहुत ही अत्यधिक तीव्र होती है, पता नहीं कब उड़ जाएगी गैस में। द्रव क्या होता है भाई, जिसको लिक्विड बोला जाता है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकर्तन परिवर्तनशील होता है। मतलब जैसे कि आपका पानी, अब पानी को किसी बर्तन की आकृति, जैसी बर्तन की आकृति होगी वो उसी आकृति में ढल जाएगा। यदि बर्तन आपका कैसा भाई, आपका चौकोर है तो भाई चौकोर आकृति में हो जाएगा, बर्तन यदि गोल है तो वो गोल में हो जाएगा। यानी कि जितने भी आपके लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे आपका पानी है, दूध है, तेल है, मतलब कोई भी आपका पदार्थ हो जिस बस लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, तो वो आपका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार वह परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। जिस आकार में डालोगे वो उसी आकार में ढल जाएगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट, द्रव बहते हैं और आकृति बदलती है तो वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें भाई तरल भी कहा जाता है। भाई बिल्कुल बात सही है, तरलीकरण नहीं कहेंगे भाई, ना ही मिश्रण कहेंगे, ना ही विलयन कहेंगे, तरल कहोगे भाई, तरल। तरल यानी कि लिक्विड वही आपका द्रव है। ठीक है, चलिएगा। अब आगे कह रहा है कि तरल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहने का तो गुण होता है जैसे आपका द्रव और गैस, बहते भी हैं लेकिन आपके तरल पदार्थ में आपका गैस भी आता है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आप लोगों ने केमिस्ट्री में 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। कह रहा है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में, भाई समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिस मिश्रण में क्या होता है, सभी गुण एक समान होते हैं। मतलब जिसमें एक समान होंगे तो वो समांगी हो गए और जिसमें भी एक समान नहीं होंगे वो विषमांगी हो गए। बस इतना याद रखना भी, ज़्यादा हमें पूरी परिभाषा वहाँ पर एग्जाम में लिख के नहीं बतानी किसी को। बस हमें कितना ज्ञान है, बस अपने पास चीज़ों को हमें रखना है, सेटिस्फाइड होना है और चीज़ों को बस समझ के चलना है। एग्जाम में एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, तो पूरा लिख के बताना है। तो भाई इतना याद रखो, समांगी मिश्रण एक समान होते हैं, विषमांगी एक समान नहीं होते, बस परिभाषाएं खत्म। ठीक है भाई। अब देखो, मिश्रण की बात हो रही तो भाई वही बात है कि समान मिश्रण, यानी कि जिसमें गुण मिश्रण के समय सभी गुण एक समान होते हैं तो समांगी मिश्रण, जिसमें मिश्रण के सभी गुण समान नहीं होते वो विषमांगी मिश्रण। जैसे रेत है, जल है, इनका सभी का मिश्रण क्या है, ये विषमांग है। विलयन क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो विलयन क्या होगा, तैयार हो जाएगा। चार्ल्स का नियम, भाई देखो ये 12th क्लास में दिया गया था कि चार्ल्स का नियम आपको भी 12th के एग्जाम में पढ़ा होगा
कि चार्ल्स का नियम बताइए। तो भाई चार्ल्स का नियम बताइए या चार्ल्स की परिभाषा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है और इस बार दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है। तो चार्ल्स का नियम क्या कहोगे सर? तो चार्ल्स का नियम होता है, ये कहोगे कि दाब स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। गैसों की मोल संख्या भी स्थिर रहती है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही। तो क्या कहोगे सर? ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। ए, बी, सी कैसे भाई? तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चार्ल्स का नियम भाई क्या होता है? इतना याद रखो, बी प्रोपोर्शनल टी होता है। वैसे इसका क्या होता है भाई? वी प्रोपोर्शनल टी होता है। इसको हम बोल सकते हैं के बराबर वी अपॉन टी, के बराबर वी अपॉन टी भी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। चार्ल्स का नियम इतना याद रखना है कि ताप आयतन संबंध है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जहां पर परम ताप क्या है मेरे दोस्त? परम ताप क्या है? परम ताप आपका टी दिया गया है। ठीक है भाई, परम ताप आपका क्या है मेरे दोस्त? टी दिया गया है। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से? ए, बी, सी। वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स और अवोगाद्रो के नियम का पालन करती है वो आदर्श गैस कहलाती है। गैलू-सॉक का नियम अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है। भाई आपके तीनों पॉइंट सत्य हैं। तीनों भाई पॉइंट कैसे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ से क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही है, तीनों सही है। आवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब के सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, वी प्रोपोर्शनल एन। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा दाब के उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी, या पी बराबर के इंटू 1 अपॉन बी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पी वी बराबर के, कोई दिक्कत नहीं भाई, याद हो गया सभी को। चलिएगा आगे चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। और भाई मैं आपकी बुक जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो ना भाई सर बुक को जल्दी कंप्लीट करवा दो, भाई जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे आबंध बनाती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही आबंध बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहोगे मेरे दोस्त? आपको सर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं तब ये आबंध, आबंध यानी जिसको बोलते हैं बॉन्ड, आबंध बनाती हैं। आगे कह रहा है कि अधातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक तो होती हैं, लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, और इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक हो चाहे इनका गलनांक हो, ये हमेशा कैसा होता है? कम होता है। और ये विद्युत की कैसी होती हैं? तो आपको सर ये विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आवर्त सारणी में 17वें समूह में क्या स्थित है? तो वो आपका हैलोजन तत्व। हैलोजन भाई आपका किसमें तत्व संबंधित है? तो आपको सर आवर्त सारणी के 17वें समूह में है। आगे देखो भाई, आवर्त सारणी के 17वें समूह में तत्व को हैलोजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपके फ्लोरीन आ जाते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन, जिसमें इन आ रहा है। देखो इसमें भी इन, तो जिसमें भी इन आएगा वो किस में जाएगा? 17वें तत्व में शामिल किया गया। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? देखो हीलियम, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हीलियम जो होती है बहुत ही अक्रिय गैस होती है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जिनॉन है, रेडॉन, ये सम्मिलित हैं, यानी कि ये अक्रिय गैसें, इन्हीं को ही कहा जाता है। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया भी था, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिक्त स्थान का जोड़ या रिक्त स्थान का निष्कासन हो उसे अपचयन कहा जाता है। उपचयन अपचयन पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो भाई जिस अभिक्रिया में आपका हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ा जाए और ऑक्सीजन का निकाला जाए, तो वहां पर क्या होगा भाई? आपको अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अपचयन यानी कि रिडक्शन, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मकता तत्व हो जाते हैं, उनको ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अब भाई देखो ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या कहती है? कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या उनके वैद्युत धनात्मक तथा तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण का हो क्या रहा है भाई? अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण का भाई क्या होता है? निष्कासन होता है। जब निष्कासन हो रहा है तो भाई यहाँ पर निष्कासन, भाई हम इसको डिनोट करेंगे त्यागने से। निष्कासन यानी कि निकाल देना, त्याग देना, तो वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो। कह रहा है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण, मतलब तेल को वनस्पति में यदि मैं बदल दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? पाक्षुरीकरण नहीं कहोगे भाई, समांगीकरण नहीं कहोगे, संचरण, उसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहोगे भाई? उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। याद हो गया भाई, हाइड्रोजनीकरण। यदि मैं तेल को वनस्पति घी में या वनस्पति में रूपांतरण करूंगा तो क्या होगा भाई? हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण वह अपक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के साथ संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। भाई अभी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन यही आपसे पूछा CO2। CO2 यानी कि शुष्क बर्फ। भाई शुष्क बर्फ ही तो बताया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क। भारी जल का यदि मैं आपको सूत्र पूछूंगा तो आप क्या कहोगे सर, D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, D2O होता है। तापमान की यदि मैं बात करूं तो जब तापमान -110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ में बदल जाती है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। आगे कह रहा है कि ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरी आवर्त से संबंधित नहीं है। तो भाई वो कौन सा भी, आपको सर ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये आपका हैलोजन तत्व में है, तीसरे आवर्त में संबंधित नहीं है। ये कहाँ पर है भाई, हैलोजन तत्व में संबंधित है और ये चौथे आवर्त के 17वें समूह में स्थित है। भाई मैंने अभी हैलोजन तत्व किसमें बताया था, 17वें में बताया था, 17वें समूह में स्थित है। तीसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से, जैसे आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। और आर्गन क्या, ये अक्रिय गैस है, ये भी याद रखना। पहले आवर्त में दोस्तों आपके दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। मैंने आपको बताया भी था कि पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो आप कहोगे सर वहाँ पर दो तत्व मौजूद होते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट। ह्यूमस एक गहरे रंग का आक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो वो ह्यूमस पूछा है ना, तो ह्यूमस, तो इसकी ट्रिक भाई बहुत आसान है। ह्यूमस से भाई क्या बनेगा, ह्यूमसी। इसमें देखो सेम वॉइस आ रही है, ह्यूमसी भवन। तो भाई यही इसका आंसर होगा, भाई यही इसका आंसर होगा। बस पॉइंट क्लियर, ज़्यादा नहीं समझना, बस याद हो गया भाई, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे भाई, ह्यूमसी भवन। अब इसकी परिभाषा समझ लो भाई, ह्यूमसी भवन होता क्या, वो तो ट्रिक थी याद करने की। अब इसकी परिभाषा, ह्यूमसी भवन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मृत, जो मतलब मृत कार्बन पदार्थ होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं तो मृत हो जाती हैं, टहनियाँ टूट कर गिर जाती हैं, और अन्य जानवरों के अवशेष, जो जानवर मर जाते हैं तो उनके अवशेष जो बचे होती हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा वो टूटे जाते हैं, तो इनको भाई ह्यूमस में बदल दिया जाता है। तो यही आपका ह्यूमसी भवन कहलाता है। मतलब जो ह्यूमसीकरण होता है या ह्यूमसी भवन जो होता है वो आपके मृत जीव जंतु या मृत कार्बनिक पदार्थों से ही होता है। बस बात खत्म। यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ इज इक्वल टू ह्यूमसी भवन। बस, कोई दिक्कत किसी को। परिभाषा को मैं हमेशा शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आप कभी भूलो भी नहीं और याद हो जाए। देखो भाई प्रोपाइन का सूत्र पूछा अभी, प्रोपाइन, प्रोपाइन का सूत्र होता है अभी C3H4। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर C3H4 होता है प्रोपाइन का सूत्र। मिथेन, अभी मैंने बताया था, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मिथेन को बोलते हैं CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ठीक है भाई, ब्यूटेन है, देखो 10 आ गया तो भाई 10 ही आएगा इसमें। देखो इसकी ट्रिक भाई, देखो 10 आ गया तो 10 से 10 आएगा, H10। भाई याद हो गया भाई, C4 याद रखो, H10 ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन 10 आया ना लास्ट में, तो 10 देखो लास्ट इसमें भी है, तो ब्यूटेन से इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, चलिएगा बहुत अच्छे। आगे देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला क्या कह रहा है, लेंथेनाइड्स। भाई लेंथेनाइड्स संकुचन, एक्टेनाइड लेंथेनाइड के बारे में आपने पढ़ा होगा। जबकि जो लेंथेनाइड होता है, मैं इसको बता दूं, ये आपके F ब्लॉक के तत्वों में आता है। किस में आता है भाई, ये आपके F ब्लॉक के तत्वों में आता है। अभी मैं आपको आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लेंथेनाइड संकुचन और एक्टेनाइड संकुचन के बारे में। तो इसमें क्या वही पूछा है कि लेंथेनाइड्स जो संकुचन है यानी कि कितने तत्वों की एक श्रृंखला मौजूद होती है। तो भाई इसको मैं आपको बता दूं, इसमें 15 रहते हैं। कितने रहते हैं भाई, 15 तत्व मौजूद होते हैं। और देखो उसमें भी बोला भी गया कि लेंथेनाइड्स F ब्लॉक का तत्व है, और इन्हीं तत्वों को हम दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, दुर्लभ मृदा धातुएं कहा जाता है, और इन्हें एलेन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेंथेनाइड को एलेन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और लेंथेनम के बाद 14 तत्वों की जो होती है वो आपका 58 CE से लेकर 71 LU श्रेणी को लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो यानी कि किस श्रेणी को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, तो ये आपके सामने दिया गया, इसको याद कर लेना, 58 CE से 71 LU। लेंथेनाइड्स तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सीरियम। भाई सीरियम को किससे डिनोट करेंगे, CE से। और इसका होता है प्रेसोयोडाइमियम PR, नियोडाइमियम ND, प्रोमीथियम PM, समेरियम SM। ये आपने पहली बार नाम सुने होंगे, पहली बार ये नाम सुने होंगे, बस वही नाम है ये। यूरिपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रीसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। अब भाई आपको सर इनको याद कैसे करेंगे, भाई आप ट्रिक बना सकते हो भाई, इनके नाम तो भाई आपके सामने दिए गए हैं। तो लेंथेनाइड्स के तत्व आप लोगों को भाई याद नहीं करने, ये नहीं याद करने इनके, ये आप याद कर लो इनके प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक से आप हो सकता है ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक है भाई, कोशिश करना, हो जाएंगे याद, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। जितने हो जाए भाई उतने याद कर लेना, जरूरी का पूरी रामायण याद करके जाओ। ठीक है, क्या पता है ना आए एग्जाम में, और यदि आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आपको जितना याद है अपने आप में पर्याप्त याद था। इतने में से आपको जो जो सरल पॉइंट लगे वो याद कर लेना। ठीक है भाई, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा आपसे। आगे में कह रहा है 35, कह रहा है कि सिलिकॉन आयोडाइड का सामान्य नाम क्या। भाई जो सिलिकॉन आयोडाइड होता है इसको हम क्वार्टज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्वार्टज।
ये आपका जो होता है इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं SiO2, एज रासायनिक सूत्र पूछेगा तो SiO2 बताना, भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है, तो Si सिलिकॉन और ऑक्सीजन O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसी को हम बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं, POP। ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये होता है आपका POP। और POP का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। फुल फॉर्म क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सफ़ेद विट्रियल का रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ZnSO4। सफ़ेद विट्रियल जिसका रासायनिक नाम क्या होता है भाई, जिंक सल्फेट होता है भाई। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताइएगा कि सफ़ेद विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है, तो भाई वो है आपको जिंक सल्फेट। ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिकों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है, जहां पर n कोषों की संख्या है, तो वो होता है 2n²। क्या होता है भाई, 2n² होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये 2023 के एग्जाम के आए हुए वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि कक्षा संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या n एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें n का मान जितना अधिक होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस स्तर उतनी ही अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन का जितना ऊर्जा स्तर अधिक है उतना ही n का मान जितना अधिक होगा। बोहर ने 1913 में एक परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। भाई अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि परमाणु का मॉडल किसने तैयार किया था, तो बोहर ने। बोहर का परमाणु मॉडल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो 1913 में इन्होंने दर्शाया था कि इलेक्ट्रॉनों को हम क्रमिक कक्षाओं में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ये 1913 में इन्होंने डिनोट किया था। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। भाई ये तो भाई आप लोग बता सकते हो भाई, ऊष्मा की अच्छी चालक है, कुछ चालक नहीं पूछा भाई, चालक पूछा है। सोडियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। क्या कहोगे भाई, सोडियम, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सही है, ये आपकी चांदी है। चांदी हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भाई। ये एक रासायनिक तत्व, इसका Ag होता है। और सिल्वर का यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करूंगा तो ये कितना होता है, 47 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 108 होता है। धातुओं में चांदी जो होती है सबसे अधिक विद्युत चालकता और तापी चालकता को दर्शाती है। चांदी की तुलना में सोना जो होता है ये सबसे अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। और इसका जो गलनांक होता है ये कैसा होता है, उच्च होता है। सोना इसको हम डिनोट करते हैं Au से। इसका परमाणु क्रमांक 79 है। और ये अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण प्रायः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और इसके भी प्रमुख घटक होते हैं, जैसे आपका अयस्क कैल्वेराइट, और इसी को हम सिल्वेनाइट भी बोलते हैं। अयस्क कैल्वेराइट अलग है, सिल्वेनाइट अलग है, ठीक है भाई। ये इसके प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट आता है भाई कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, मतलब कॉपर क्लोराइड को मिलाने से और पीबी को दोनों की एक साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा पदार्थ बनेगा, तो उसको बोलते हैं लेड, क्लोराइड और कॉपर। तो भाई तो बिल्कुल आसान है, एक तो कॉपर क्लोराइड है, ऊपर से लेड है, तो लेड, क्लोराइड और कॉपर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई। आगे देखो यहाँ पे आपकी अभिक्रिया दर्शाई गई है बाकायदा। अभिक्रिया भी देखो आपके सामने, ये देखो दर्शाई गई है कि Pb प्लस CuCl2 मिलकर कौन सी अभिक्रिया बनेगी, तो PbCl2 हो जाएगा। PbCl2 और प्लस में Cu निकल जाएगा। तो क्या कहोगे सर, कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड। इसका जब फॉर्मूला दी पूछो तो PbCl2 Cu बोल सकते हो, या Cu PbCl2 भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर बनी हुई है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है, मतलब अर्ध धातु नहीं है पूछा है, तो वो कौन सा भी, सीजियम हो जाएगा। सीजियम एक अर्ध धातु नहीं है। नेक्स्ट है कि सीजियम एक नरम चांदी सुनहरा क्षार धातु है। अर्ध धातु क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे आधी धातु का कहते हैं। जैसे बोरान, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, टेनिसिन। इसमें गुण जो होते हैं ये धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। अनबुझा चूना, भाई बुझा हुआ चूना नहीं कह रहा है, ये अनबुझा मतलब बिना बुझा हुआ चूना कह रहा है। कैसे निर्मित होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के दोहरे अपघटन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम के कार्बोनेट के विस्थापन से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के अपघटन से, या तापमान पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के अपघटन से। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी, तापन और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन के द्वारा। चलिएगा भाई आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखो अब क्रिया भी आपको दर्शाई गई कि CaCO3 का ताप करेंगे तो उसको जब तोड़े तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, तो ये आपका CaO में बदल गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया।
कैल्शियम ऑक्साइड को आमतौर पर अनबुझा यानी कि बिना बुझा हुआ चूना के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे भाई कथन दिए गए हैं कि कह रहा है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। भाई बिल्कुल बात सही है, तो मैं 10th क्लास में बता दिया था। और अम्ल स्वाद में कड़वे होती है, ये गलत है। कड़वे नहीं होते। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। कैसे भाई? आप कहोगे सर अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं, कड़वे नहीं। तो ये गलत है। तो क्या कहोगे सर? ना तो फर्स्ट सही है ना ही। अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते, ये भी गलत होगा भाई। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ये भी गलत है भाई। लाल को नीला नहीं करेंगे, अम्ल नीले को लाल करते हैं। तो ना तो निष्कर्ष पहला सही है ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। अब यहाँ पर देखो भाई, अम्ल का यहाँ पर दिया गया, अम्ल का पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी एच आयन देता है, धनायन देता है। अम्ल स्वाद में देखो खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल को नीला नहीं करेगा, नीले को लाल कर देगा, ये भी आपको याद रखना है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और जो चीज़ 7 से कम होगी वो उतनी ही खट्टी होगी। और जल का में साधारण आप पीएच मान पूछोगे तो जल का ओनली 7 होता है। आगे देखो भी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, भाई ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको CaCO3 कहते हैं, अभी बताया मैंने। यही होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक गैर विषाक्त गंधहीन रासायनिक यौगिक है। Ca को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये तो भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आगे चलो, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको CO2 कहा जाता है। क्या कहोगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड कहोगे भाई। जब प्राकृतिक गैस का जब ज्वलन पैदा होगी तो वो CO2 में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस, भाई ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सी? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो इसका उत्सर्जन होती है आपके ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु की परिवर्तन में क्या करता है? बढ़ाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु की परिवर्तन में वृद्धि करता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। सफ़ेद सिल्वर आयोडाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? इसका भी कारण आपसे पूछा है। तो भाई यहाँ पर देखो दिया गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण सिल्वर में जंग। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो मेन आंसर है वो आपका है सिल्वर क्लोराइड। भाई यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही, तो प्रकाश द्वारा सिल्वर के क्लोरीन में अपघटन। तो प्रकाश की बात हो रही, तो सिल्वर और प्रकाश को लाओ ना। बाकी के बारे में कहीं पर भी प्रकाश के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या होगा कि सर प्रकाश द्वारा सिल्वर पर क्लोरीन के अपघटन होता है, इस वजह से वो आपके ग्रे कलर की पड़ जाती है। जैसे आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया कि AgCl यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड है। इसमें जब हमें सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो क्या होगा? 2Ag और Cl आपके यानी कि क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा, Cl2। अपघटन प्रक्रिया जिसमें एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व या नए यौगिक में टूट जाते हैं, तो वो प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। यानी कि AgCl को 2 अपघटनों में टूटा, Ag और Cl2, यानी कि सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। आगे देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। भाई अभी मैंने आपको बताया था पीओपी, यही तो पूछा भाई। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट इसी को बोला जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता कहाँ पर है? भाई मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, CSO4 × ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हमारे हाथ टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर वही पीओपी बोला जाता है। या हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में खिलौना बनाने में भी किया जाता है। भाई इसका तो देखो यूँ खिलौना बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ जो प्लास्टर हमारे हाथ पैर में जब हड्डी टूट जाती है तो चढ़ाया जाता है, उसी में भी पीओपी का यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, इसी को हम बोलते हैं धावन सोडा। भाई धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने बताया था, Na2CO3 × 10H2O बोला था। Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा कह दो, या फिर इसी को हम धावन सोडा भी कह सकते हैं। क्या कहोगे सर? धावन सोडा भी इसी को हम कह सकते हैं। उम्मीद करते हो पॉइंट याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ रासायनिक सूत्र दिए गए। नौसादर, इसी को अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं। जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O कहते हैं। सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहते हैं। और लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं। भाई बेहद आसान से अभी रिपीटेड है, अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी ऑलरेडी। क्लियर? चलेगा नेक्स्ट, जल्दी से भाई कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरे पास जो है ना समय कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? भाई ये देखो आपके ऑप्शन रहे, भाई ये आपके ऑप्शन रहे, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नियॉन। तो क्या कहोगे सर? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। हाइड्रोजन भी दोस्तों जो होता है ये हैलोजन की तरह एक अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि यह सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को अन्य तत्वों के साथ साझा कर सकता है, और इसलिए आवर्त सारणी में इसे क्षार धातुएं और हैलोजन से ऊपर इसको रखा गया है। ठीक है, चलिएगा। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है? H2 हाइड्रोजन हालीन आकार अपकस पर, तो हाइड्रोजन सबसे पहले ही आता है, इसलिए आवर्त सारणी में इसको ऊपर रखा गया है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा। भाई देखो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 14। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। तो भाई परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान दोनों याद रखनी है। देखो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके चलना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु क्रमांक 1।
हीलियम का 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु द्रव्यमान 7 है। बेरिलियम का 4 है तो परमाणु द्रव्यमान 9। बोरान का परमाणु संख्या 5 और इसका भाई कितने, देखो क्रम से दिए गए सारे, ठीक है भाई। और इनके आपको ये कर लें, 1 4 7 9 11 12 14। कार्बन 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन 7, परमाणु द्रव्यमान 14। भाई 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ऐसे भी कर सकते हो याद, मतलब अपनी ट्रिक है जैसे इसको बनाना चाहो। ऑक्सीजन 8 होता है तो परमाणु द्रव्यमान 8 दूनी 16 हो गया। क्लियर, चलिएगा आगे देखो भाई। क्षारक, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे भाई, क्षार जो होती है लाल को नीला कर देते हैं। क्या क्वेश्चन, नीला। ये तो बेहद क्वेश्चन है। बैंगनी गुलाबी मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, लाल नीले के अलावा, तो क्या क्वेश्चन नीला ही करेगा, लाल को नीला करेगा। और अम्ल जो होंगे वो नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था। अब भाई देखो देखो क्षार, क्षार कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। जो जल में घुलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देते हैं, भाई हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ऋणायन जिसको कहते हैं OH ऋणायन, वह क्षार कहलाते हैं। क्षारों में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार होगा। और क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। और अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल नीले को लाल करेगा। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, भाई कैल्शियम कार्बोनेट अभी मैंने बताया था, संगमरमर का अभी बताया था। तो क्या कहो सर, कैल्शियम कार्बोनेट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। चूना में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, खड़िया चौक जिसको बोलते हैं वही आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaO को हम बिना बुझा हुआ चूना या दग्ध चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO इसका होल ट्वाइस है, कार्बनिक यौगिक है जो ठोस अवस्था में सफेद पाउडर जैसा दिखता है। और इसे समित चूना या हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बन के तैयार होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। कौन सा बन के होता है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, भाई यहाँ पे देखो रासायनिक अपक्रिया भी आपके सामने दी गई है। BaCl2 आपका बेरियम क्लोराइड, साथ में साथ आपका सोडियम सल्फेट, तो मिलकर ये क्या बनाएंगे, BaSO4 बनाएंगे और Na2Cl2 बनाएंगे, 2NaCl कर देंगे तो भाई आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड अपने जली घोल के रूप में सोडियम सल्फेट के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है और पानी आघुलनशील हो जाता है। दूध और फ्रेश क्रीम के उदाहरण क्या है, तो इसको इमल्सन कहते हैं या इमल्सनीकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इमल्सनीकरण भी कहते हैं इसी को, तो इसको बोलते हैं इमल्सन कहते हैं। ठीक है भाई। इमल्सन दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का मिश्रण जहाँ एक तरल छोटी बूंद के रूप में दूसरी रूप में बिखरा होता है, उसको हम तरल रूप को दूसरे रूप में फैला होता है, जैसे आपका तेल और पानी। अब यदि तेल को मैं पानी के ऊपर डाल दूंगा, पानी में यदि मैं तेल की एक बूंद डाल दूंगा तो वो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो भाई वो क्या, वो मिश्रण के साथ मिलाने पर क्या बना, एक इमल्सन बन गया, क्योंकि वो पानी तो तेल रहता है वो अलग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है कि रिक्त स्थान का प्रयोग करके सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं H2SO4। इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह दो या आपका तेजाब भी बोल सकते हैं, तो H2SO4 इसी को कहा जाता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर होता है प्लास्टिक को चिपकाने के लिए। भाई उसमें आप जानते हो जो आपका फेविक्विक आता है उसमें भी H2SO4 होता है। भाई उसको यदि अपने हाथ पे डालो तो भाई हाथ एकदम प्लास्टिक की तरह एकदम जला सा देता है, तो इसमें तेजाब होता है, तो ये H2SO4 भी इसको कह सकते हैं। और इसी को हम तेजाब का भी सूत्र कह सकते हैं, तेजाब। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो भाई। कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड जिसको कहते हैं NaCO3, इसका उपयोग हम उर्वरक जो आपके यूरिया वगैरह, खाद वगैरह और विस्फोटक रंगों को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का सामान्य रूप से इसका उपयोग हम कांच, साबुन और डिटर्जेंट जो निरमा वगैरह होते हैं इनके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क धातु, कौन सी जोड़ी गलत है। गैलेना किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है, बिल्कुल सही है भाई। ब्रोनाइट कॉपर का है। सिनेबार भाई ये वाला गलत है। सिनेबार किसका अयस्क है भाई, पारा का अयस्क है। निकल का नहीं है, किसका अयस्क है, आपको सर पारा का है। तो ये तो पूछी थी कि कौन सी जोड़ी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा भाई। मैग्नेटाइट बिल्कुल सही है, लोहा का। ब्रोनाइट कॉपर का है, ठीक है। लेकिन शनिवार बहुत पूछा जाता है, शनिवार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है, निकल का नहीं है। ठीक है भाई, Hg जिसको कहते हैं। तो 54 का क्या होगा भाई, आपका सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनिवार निकल का नहीं, शनिवार किसका होता है, पारे का होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो मरकरी लिखा, मरकरी Hg यानी कि पारा यही है, शनिवार HgS इसको कहते हैं। टिन का कैसेटाइट होता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, जिंक का जिंक ब्लेड और क्रोमियम का आयरन क्रोमाइट। आगे देखो भाई, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है, भाई जो आपकी स्टार्च मंड भी इसी को बोला जाता है, वो किसके संपर्क में आने पर ये नीले काले रंग के हो जाते हैं, तो भाई वो होता है आपका आयोडीन।
आयोडीन होता है कि यदि आयोडीन की भाई मात्रा कम ज़्यादा पर ये निर्भर करता है, और आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आने पर ये क्या कर देता है, ये नीला काला हो जाता है। और स्टार्च को ही मंड भी बोला जाता है, ठीक है, स्टार्च मंड। अब यहाँ पे देखो इसके बारे में बताया गया है कि आयोडीन एक ऐसा तत्व है, आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, जिसका उपयोग भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, और आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आने से ही वह नीला काला एक तरीके का कॉम्प्लेक्स बना देता है, नीले काले कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि दोस्तों आपको आज की बात अच्छे से समझ में आ गई तो ये दोस्तों मैं आपके लिए टोटल 1 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन लाया था। उम्मीद करते हैं आपको आज की चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो भाई आज की क्लास को साथियों में यहीं तक रखते हैं, और कल से जो हमारी इसकी क्लास आगे नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो हम क्वेश्चन नंबर 56 से, यहीं से अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 56 से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन को समझा के अच्छे से क्लियर करके चलूंगा। तो 55 तक के क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए, बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लगभग यदि मैं बात करूं तो कल आपका जहां तक है कि केमिस्ट्री आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज की क्लास को इतने तक रखते हैं। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई, ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।